सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले मैंने आपको शायद बताया था कि सैंडविच मॉडल हो गया था, समझा दिया था ना। उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन का, फिर फ्लूइड मॉजिक मॉडल। फ्लूइड मॉजिक मॉडल में हमने बातें की थी शायद फोस्फोलिपिड के बारे में, डिस्कशन हुआ था या नहीं हुआ था? फोस्फोलिपिड में हमने देखा कि एक हेड होता है और एक टेल। हेड होता है हाइड्रो, बोलो बोलो, हाइड्रोफिलिक। टेल होती है हाइड्रोफोबिक। कैसे याद रखोगे? हेड में फोस्फेट ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो फोस्फेट ग्रुप पे चार्ज होता है, तो वो पोलर मॉलिक्यूल है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं? जल रागी, हाइड्रोफिलिक होते हैं। कैसे होते हैं? जल रागी। और इसके बाद अगर अपन बात करें आगे, तो टेल जो होती है उसमें हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। तो इस वजह से वो कैसी हो जाती है? क्योंकि हाइड्रोकार्बन जल में अघुलनशील होते हैं, तो वो कैसे हो जाती है? जल विरागी। ये हो गया डिस्कशन। फिर हमने जो बताया था कि जो दो लॉन्ग चेन होती है उनमें से एक तो होते हैं संतृप्त वसीय अम्ल की लंबी श्रृंखला और एक असंतृप्त वसीय अम्लों की लंबी श्रृंखला। ये हुआ था डिस्कशन। और असंतृप्त वसीय अम्ल जितने ज्यादा होंगे, कोशिका झिल्ली की तरलता उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब उसके सीधे समानुपाती होती है। जितने ज्यादा असंतृप्त वसीय अम्ल उतनी ज्यादा तरलता। उसके आगे कुछ डिस्कशन हुआ या इतना ही हुआ था? यही हुआ था? अरे बोलो। चलो, अब इसके बाद हमने समझा था कि फोस्फोलिपिड जो होते हैं वो फोस्फोलिपिड किस प्रकृति के होते हैं? उभयधर्मी। कैसे होते हैं? और इसीलिए ये कोशिका झिल्ली में दो लेयर बनाते हैं। कितने लेयर हो गया था? कि दो ही क्यों बनाते हैं? दो ही क्यों बनाते हैं डिस्कस हुआ था क्या? एक क्यों नहीं बनाते? सिंगल लेयर क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर सिंगल लेयर होगी तो अंदर की तरफ ये टेल होगी या फिर बाहर की तरफ टेल होगी। तो अंदर भी पानी है, बाहर भी पानी है, तो पानी की वजह से वो बिखर जाएगी। तो इसलिए दोनों, अंदर की तरफ भी हेड, बाहर की तरफ भी हेड, आगे ना। और टेल को किधर कर दिया? अंदर। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? मतलब जलीय माध्यम है। तो जल से बचाने के लिए टेल को किधर कर दिया? अंदर, और हेड बाहर। तो ऐसा मतलब कथन लिखा हुआ आता है कि कोशिका झिल्ली में फोस्फोलिपिड की द्विपरत पाई जाती है। कारण? क्योंकि फोस्फोलिपिड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। बोलो, यही कारण बनेगा ना। अगर उभयधर्मी नहीं होते तो शायद द्विपरत ना होती। नहीं समझ पाए क्या? तो उसका कारण यही बनेगा। मैं लिखवा दूंगा बाकी, है ना। समझ गए इस बात को? चलो नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोस्फोलिपिड के बाद हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। अगला जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन है? अभी अपने लिखा कुछ भी नहीं है ना, केवल समझ रहे थे हम। तो अब प्रोटीन के बारे में अगर बात करो, तो सेल में मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ उन्हें कितनी आसानी से अलग किया जा सकता है, अलग करने के आधार पर, मतलब उसमें कितनी आसानी है। जो सबसे पहले अलग होंगे वो बाहरी प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन है। और जो बाद में अलग होंगे वो आंतरिक प्रोटीन है। तो जो बाह्य प्रोटीन है वो कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर होते हैं। किधर होते हैं? कुछ याद आया? कोशिका झिल्ली के दोनों तरफ होते हैं। बोलो हाँ या ना। कोशिका झिल्ली के, पर अगर कोशिका झिल्ली के रेस्पेक्ट में बोलोगे तो दोनों ही तरफ क्या है? समझा दिया था मैंने कल, ये मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो जैसे ये कोशिका झिल्ली है, इसके इधर भी प्रोटीन है और इधर भी, पर वो दोनों ही कौन सी साइड है? बाहर। किसकी? झिल्ली की, है ना। और आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं वो कैरियर प्रोटीन कहलाते हैं। कौन से प्रोटीन? कैरियर मतलब वाहक। मतलब एक जनरल वर्ड है कि वो वाहक की तरह काम करते हैं। किसका वहन करेंगे वो? मतलब किसका परिवहन करेंगे वो? देखो, अगर कोई जल रागी अणु है, कौन सा अणु? तो वो लिपिड की द्विपरत को पार नहीं कर सकता। सोचो, लिपिड की द्विपरत में क्या है? अभी सिर्फ इमेजिन करो, हेड और अंदर की ओर टेल। कैसी है? जल विरागी। कैसी है? तो ये हाइड्रोफिलिक को कैसे आने देगी? नहीं समझ में आया भाई? जैसे ये फोस्फोलिपिड की द्विपरत है,
तो इस फोस्फोलिपिड की द्विपरत में ये जो टेल है ये कैसी है बोलो? जल विरागी। अब इसको पार करना चाहता है ये, और ये कैसा है? जल रागी। तो क्या ये इसे आने देगी? ये इसमें घुलनशील नहीं हो। ऐसा याद रखो, जो जैसा होगा वो वैसे को आने देगा। क्या बोला मैंने? तो जो टेल है वो कैसी है? तो किसको आने देगी? जल विरागी को। कुछ समझ में आया? अब जल रागी कैसे आएगा? आना तो है अंदर, तो कैसे आएगा भाई? जल को भी तो आना है, अरे पानी को भी तो अंदर आना है, कैसे आएगा? तो उसके लिए क्या प्रेजेंट होते हैं बोलो? प्रोटीन। ये किसका काम कर रहे हैं? कैरियर का। किसका काम कर रहे हैं? अब ये दो टाइप के होते हैं, एक तो पंप प्रोटीन और एक चैनल प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? जहां पंप शब्द का इस्तेमाल होता है, समझ लेना एटीपी का उपयोग हो रहा है। किसका उपयोग हो रहा है? एटीपी का। एटीपी क्या होता है? एटीपी को क्या कहा जाता है? एनर्जी करेंसी। एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। क्यों? एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है? कारण, कथन आ गया, एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी। रीजन बताओ। एनालिटिकल पढ़ाई करनी होगी आपको, विश्लेषणात्मक, मतलब पूरा तो नहीं बोल पा रहा हूं मैं, क्या होता है वो, है ना, विश्लेषणात्मक ऐसा कुछ लिखा जाता है ना, वो एनालिटिकल, वो वाली। तो आपको एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? कुछ तो सोचो। सवाल आ गया तुम्हारे सामने, मैं नहीं हूं, तो अब सोचो क्या होगा। या कुछ सोचोगी नहीं, निकल जाओगे आगे? ऑप्शन नहीं है, अभी सोचना है। असर्शन रीजन है भाई, दूसरा कथन है ही नहीं तुम्हारे सामने अभी। तो पहले कथन पढ़ते ही कारण पढ़ना नहीं होता है, सोचना होता है। फिर क्या वही लिखा हुआ ये देखना रहता है। किसी को भी नहीं पता? देखो, जैसे आप मार्केट में गए, आप पेन लेने गए। क्या लेने गए? तो मार्केट में आपने स्टेशनरी की शॉप पे गए। किसकी शॉप पे जाओगे? किराना पे तो नहीं जाओगे ना, स्टेशनरी पे गए पेन देने। आपने 50 रुपए दिए। क्या दिया आपने? अच्छा, रुपया क्या है? अरे रुपया क्या है? करेंसी ना, भारत की करेंसी क्या है? तो आपने क्या दिया उसको? तो आप उसको, उसने आपको क्या दे दिया? ये पेन। पेन देने के लिए आपको किसका खर्चा पड़ना पड़ा? करेंसी का। यस और नो? आप घर आए, आपने देखा घर पे तो आटा ही नहीं है, शाम के लिए भी नहीं है, तो आप वापस गए और यही पेन लेके आप किराना के स्टोर पे, दुकान पे चले गए। किसकी दुकान पे? कि ये पेन मैंने 50 रुपए का लिया है, तुम ये रख लो और इसके बदले 2 किलो आटा दे दो। बोलो, देगा क्या? क्या बोलेगा वो? पैसे दो। क्या बोलेगा? क्यों? क्योंकि करेंसी क्या है? रुपया। करेंसी क्या है? सामान एक्सचेंज नहीं कर सकते। क्या देना पड़ेगा उसके लिए? वापस स्टेशनरी वाले के पास जाओ, भैया पेन रखो, 50 रुपए वापस दो। फिर जैसे ही तुम उसे 50 रुपए दोगे, वो तुम्हें आटा दे देगा। इसका मतलब करेंसी कौन है? मनी। करेंसी कौन है? तो सेल से तुमने कहा कि काम कर, क्या कर? तो वो कहेगी एटीपी लाओ। क्या लाओ? तुम कहोगी हीट ले ले। नहीं, हीट क्यों नहीं ले रही बोलो? क्योंकि एटीपी इज द करेंसी। सेल अगर एनर्जी यूज करेगा, बोलो, तो केवल और केवल एटीपी की फॉर्म में। इसलिए एटीपी इज द करेंसी। नहीं समझ आया अभी भी? इससे अच्छा मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है कि करेंसी क्यों कहा उसको। क्योंकि आप जब खाना खाते हो तो खाने में ऊर्जा होती है। क्या आप उस ऊर्जा का 100% उपयोग कर पाते हो? बोलो, नहीं कर पाते ना। तो कितनी ऊर्जा का उपयोग कर पाते हो? जितनी ऊर्जा एटीपी में कन्वर्ट होती है, खत्म। बोलो, बाकी का हीट के रूप में क्या होता है? लॉस। तो अगर आपकी बॉडी हीट को यूज कर पाती तो फिर तो हमें बहुत कम खाने की जरूरत पड़ती। नहीं समझ पा रहे क्या? क्योंकि आपकी जितनी भी आपने खाया पूरा यूज करते, पर ऐसा हो सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो करेंसी नहीं है। करेंसी क्या है?
तो जहां भी सेल को एनर्जी चाहिए कि आपको क्या देना पड़ेगा, एटीपी देना पड़ेगा। ऐसा तो समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि ले ग्लूकोज ले ले, तो ग्लूकोज से क्या बनाएगा, देना आपको उसको क्या पड़ेगा, फाइनली एटीपी ही। समझ में आ गया? इसलिए एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी। आज के बाद कोई पूछेगा बता दोगे कि एटीपी को एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? ठीक है, अब आओ प्रोटीन पे। तो प्रोटीन दो टाइप के हैं, जहां पंप वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, मतलब एटीपी का खर्चा हो रहा है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। कहां से? अगर किन्हीं अणुओं का परिवहन हो रहा है तो समझ जाओ ऊर्जा का उपयोग होगा। और ये जो प्रोटीन करेगा उसी प्रोटीन को क्या कह देते हैं, पंप प्रोटीन। क्या कह देते हैं? जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, सुना है नाम? प्रोटोन पंप, ये नहीं सुना? लाइसोसोम की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लाइसोसोम की पीएच 5 होती है। कितनी होती है? जब सारे एंजाइम क्रियाशील होते हैं। तो अगर मान लो 5 नहीं है, 7 है, कितनी है? तो 5 करने के लिए क्या करूं, ये पीएच कम करने के लिए क्या करूं, पंप दबाऊं है? अरे साइटोप्लाज्म से लाइसोसोम के अंदर H+ भेजने पड़ेंगे ना, तो पंप करना पड़ेगा, तो एनर्जी का खर्चा होगा। तो क्या पंप कर रहे हो, H+, प्रोटोन ना, तो उसे प्रोटोन पंप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? किसका यूज हो रहा है, एनर्जी का। दूसरे हैं चैनल प्रोटीन। कौन से प्रोटीन? जिसके द्वारा निष्क्रिय परिवहन होता है। कैसा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब दो बातें ध्यान से सुन लो। अगर परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर लिपिड बाइलेयर के थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, तो उसे विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अगर परिवहन किसी भी अणु का उच्च सांद्रता से, मतलब निष्क्रिय है, और किससे हो रहा है, लिपिड की द्विपरत से, तो क्या कहोगे उसे, विसरण। और अगर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रोटीन के माध्यम से हो रहा है, किसके माध्यम से, तो उसे सुसाध्य विसरण। क्या कहोगे उसे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण। समझ में आ गई बात? और अगर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है तो सक्रिय परिवहन। कौन सा परिवहन? चैनल प्रोटीन का उदाहरण बताओ। F1, F0, F1 पढ़ा है कभी? ये कैसा परिवहन करता है? सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है ना। अरे जब ये F0, F1 ऐसा है, देखो याद करो, इससे जब H+ पास होता है, क्या पास होता है, तो इसमें चेंज आते हैं कि नहीं आते? अरे बोलो, चेंज बिना ऊर्जा के आ जाएगा क्या? तो इसका मतलब ऊर्जा रिलीज हो रही है और एटीपी बन रहा है। क्या बन रहा है? तो ऊर्जा का उपयोग नहीं हो रहा, ऊर्जा रिलीज हो रही है। अरे समझे कि नहीं समझे? क्योंकि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रोटीन के थ्रू हो रहा है तो सुसाध्य विसरण, लिपिड बाइलेयर के थ्रू हो रहा है तो विसरण। ये दो बातें समझ में आ गई? तो चैनल प्रोटीन के थ्रू कैसा परिवहन होता है? विसरण नहीं। अरे चैनल प्रोटीन के थ्रू निष्क्रिय परिवहन होता है। कैसा परिवहन होता है? निष्क्रिय। उसके उदाहरण है F0, F1 प्रोटीन, और है एक एक्वापोरिन। क्या? पोरीन का मतलब होता है प्रोटीन। पोरीन वर्ड किसके लिए यूज होता है? प्रोटीन के लिए। एक्वा मतलब जल, तो जल के परिवहन के लिए क्या, कोशिका झिल्ली में 8 प्रकार के एक्वापोरिन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? ये एक्वापोरिन क्या है? प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली में 8 प्रकार के प्रोटीन है जो किसका परिवहन करते हैं? जल का। समझ में आ गई बात? तो प्रोटीन में क्या समझे अपन ने? और ये जो चयनात्मक पारगम्यता होती है, ये किसकी वजह से होती है? चयनात्मक पारगम्यता। कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा? प्रोटीन ही करेगा। रिसेप्टर किसके पास है? प्रोटीन के पास। अब इसके बाद देखो, एक पॉइंट और समझते हैं फिर समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है बोलो? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना वो कॉन्जुगेटेड होते हैं। कैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब संयुग्मी। कैसे? देखो, ये लिपिड की बाई लेयर है, ये लिपिड की क्या है? बाई लेयर। ये प्रोटीन है,
इधर भी ये लिपिड है, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए ये लिपिड की बाइल। अब देखो बच्चों, ये जो लिपिड है इससे यहां से ये ग्लूकोज के अणु जुड़ गए, बन गया, इधर भी जुड़ गए कार्बोहाइड्रेट। क्या जुड़ गए बोलो? ये तो ये क्या बन गया? ग्लाइको, क्या बोलो? प्रोटीन। ग्लाइको वर्ड किसके लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के लिए नहीं। ग्लाइको वर्ड किसके लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए यूज होता है? सैकेराइड वर्ड कौन सा? SACHARIDE किसके लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। बोलते हैं ना मोनो सैकेराइड, ओलिगो सैकेराइड, पोली सैकेराइड। सेल मेम्ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? ओलिगो सैकेराइड। क्या पाए जाते हैं? 2 से 10 तक मोलिक्यूल होते हैं, समझ रहे हो? तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा, बोलो बच्चों क्या बन गया? और इधर देखो ये किसके साथ जुड़ा है? लिपिड के साथ। तो क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड। क्या? ये केवल ई फेस की तरफ होते हैं। कौन सी फेस की तरफ? मतलब इधर जिधर कोशिका द्रव्य है उधर ये नहीं पाए जाते। समझ में आई बात? केवल किधर पाए जाते हैं? ई फेस मतलब समझ रहे हो ना? बाहर। बाहर अंदर थोड़ा सही नहीं होता। एक्स बाहर किधर, मतलब बाहर कहां? बाहर क्लास के बाहर, है ना? सेल के आवरण के बाहर की तरफ, कोशिका आवरण के बाहर की ओर, ठीक है? अब अगर हम बात करें, आपको कहा जाए कोशिका झिल्ली एक असममित संरचना है, एस नहीं असममित, कोशिका झिल्ली एक असममित संरचना है। कारण नहीं, एक अब नहीं, आपसे कल पूछ लिया था ना। अब बताओ लास्ट में। एसिमेट्रिकल, बोर्ड पे सामने आंसर बोर्ड पे है। क्यों नहीं बन रही? क्यों नहीं बन रहा? तो फायदा क्या हुआ फिर? बैठो। कैसे होगा? ये किधर है? केवल एक तरफ या दोनों तरफ? तो फिर सम्मित कैसे हुआ? सम्मित कब होता? जब ये इधर भी होते और, क्योंकि देखो प्रोटीन बाहर की तरफ होते हैं, अरे होते हैं ना। लिपिड भी तो, अरे लिपिड इधर प्रोटीन होते हैं कि नहीं होते? ऐसे ही है, इधर भी होते हैं कि नहीं होते? तो अब तक तो सम्मित था, अरे आगे ना। लेकिन जैसे ही एक तरफ क्या जुड़ गए, वैसे क्या हो गया? असममित। क्या हो गया? तो कथन लिखा हुआ आएगा कि कोशिका झिल्ली एक असममित संरचना है। कैसी? कारण क्योंकि कार्बोहाइड्रेट। बोलो बोलो, लैंग्वेज स्पेसिफिक बनो। ट्रिक व्रिक याद रखोगे, वहां लैंग्वेज लिखी आएगी, समझ नहीं आएगी क्या बोल रहा था। कोशिका झिल्ली में ग्लाइकोलिपिड तथा ग्लाइकोप्रोटीन केवल एक तरफ पाए जाते हैं या केवल एक और पाए जाते हैं। समझ गए बात को? इसलिए कोशिका झिल्ली कैसी संरचना है बोलो? ऐसा। समझ में आ गई बात? पहली बात। दूसरी बात, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं। किसका? ये है ओवम, क्या है ये? और ये है स्पम। तो ये इसको पहचानेगा, आपस में पहचान करेंगे। याद करो, ये है वर्तिकाग्र, है ना? वर्तिकाग्र, इस पे आके गिरा पराग कण। क्या गिरा? तो ये पराग नलिका बनाएगा ही। अगर ये मान लो ये पराग नली, सॉरी, ये जो वर्तिकाग्र है क्या है? ये वर्तिकाग्र मान लो आम के पौधे का है। किसके पौधे का है? और ये आके गिर गया नींबू के पौधे का। किसके? तो क्या इससे पराग नलिका बनेगी? क्यों? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड सेल टू सेल क्या करते हैं? पहचान। क्या करते हैं? तो वो पहचान नहीं होगी। समझ पा रहे हो? एक सेल दूसरी सेल की क्या करती है? अच्छा, एक एग्जांपल जैसे समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है TSH और FSH। कल तो बताया था। तो TSH और FSH कहां जाते हैं? ब्लड में।
ब्लड तो पूरी बॉडी में घूमता रहता है, तो टीएसएच कहां काम करता है? थायराइड ग्रंथि पे, हाँ या ना? वहीं क्यों? रिसेप्टर भाई। वो रिसेप्टर कौन है? ये ग्लाइकोलिपिडो ग्लाइकोप्रोटीन। समझ रहे हो मेरी बात को? एफएसएच कहां काम करेगा? जनन अंगों पे। क्यों काम करेगा वहां? रिसेप्टर वही है। समझ पा रहे हो बात? तो ये जो चयनात्मक पारगम्यता है, क्या है? ये वास्तव में किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से। किसकी वजह से? क्योंकि लिपिड के थ्रू तो वो जा नहीं सकते। किसके थ्रू नहीं जा सकते? जाना किसके थ्रू है? प्रोटीन तब सेलेक्ट करेगा जब प्रोटीन के पास उसके लिए ग्राही होंगे। क्या होंगे? खत्म। चलो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन का। इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है, और बातें भी करेंगे। क्वासी फ्लूइड, क्या क्या कहते हो इसे? अर्ध तरल। कोशिका तरल होती है या ठोस होती है या अर्ध तरल होती है? क्यों तरल क्यों नहीं होती? तरल होगी तो बह जाएगी। अरे तरल होगी तो क्या होगी? अर्ध तरल। कैसा होता है? जेल जैसा। कैसा? जेल होता है। कोलगेट होती है ना? अरे टूथपेस्ट, कोलगेट नहीं। टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? सॉलिड या लिक्विड? अरे सुबह तो करते हो अर्ध तरल, ना तो सॉलिड होता है और ना लिक्विड होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे फेस वॉश यूज करते हैं वो कैसा होता है? अर्ध तरल। तो ऐसे कोशिका झिल्ली कैसी होती है? तरल होती तो बह जाती, ठोस होती तो कोशिका मर जाती। ठोस होती तो वृद्धि नहीं होती, एक्सचेंज नहीं होता, या कोई भी आता कोई भी चला जाता, तो वैसे मर जाते। ठीक है? अर्ध तरल के कारण क्या है? कोशिका की तरलता के 3 मुख्य कारण, और वो भी सिक्वेंशियली याद रखने हैं। कि सबसे पहला कारण होता है लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। फोस्फोलिपिड और प्रोटीन का कौन सा गमन? पार्श्विक गमन। कौन सा गमन? पार्श्विक। समझते हो? ये लिपिड है, ये सेल मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? ये सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में ये लिपिड है। क्या है बेटा? ये तो ये ऐसे मूव करेगा इधर। तो ये कौन सी मूवमेंट हुई? लेटरल मूवमेंट हुई ना। और ऐसे मूव करे तो वर्टिकल है। यार ऐसे क्या कर रहे हो? ये कौन सी मूवमेंट हुई? लेट वर्टिकल कौन बोला? अरे पार्श्विक गति हो रही है ना। ये जो मूवमेंट है ये कौन सी मूवमेंट है? तो अगर लिपिड करेगा तो लिपिड के साथ प्रोटीन को भी तो जाना होगा, क्योंकि प्रोटीन इनके बीच में तो है। नहीं समझ पा रहे? तो लेटरल मूवमेंट कौन करेगा? लिपिड और प्रोटीन दोनों। कौन करेगा बोलो? जिससे कोशिका झिल्ली की तरलता बनी रहती है। क्या बनी रहती है? अगर कोशिका झिल्ली में लिपिड की मूवमेंट नहीं हो रही है, समझो कोशिका मर चुकी है। क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रही है तो मतलब झिल्ली तरल नहीं है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कोशिका झिल्ली की तरलता को लिपिड की पार्श्विक गति से मापा जाता है। क्या बोला मैंने? कोशिका झिल्ली की तरलता को कैसे मापा जाता है? लिपिड की पार्श्विक गति। तुमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, तुमने देखा लिपिड बढ़िया मूवमेंट कर रहे हैं, तो तुमने कहा सर कोशिका झिल्ली की तरलता बहुत बढ़िया है। अरे हागी ना, तुमने देखा सब कुछ रुका पड़ा है, मर चुकी है। नहीं तो रुकती नहीं है। और लिपिड करेगा तो लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी करे। बोलो हाँ या ना? दूसरा, असंतृप्त असंतृप्त वश्य अम्ल। बोलो हाँ या ना? ये भी फोस्फोलिपिड होते हैं ना, या प्रोटीन? अरे असंतृप्तता कौन दर्शाता है, लिपिड या प्रोटीन? अरे मेरे भाई टेल होती है ना, तो टेल में प्रोटीन होता है क्या? टेल में तो लिपिड ही होता है दादा। तो असंतृप्तता कौन दर्शा रहा है? क्या असंतृप्त की वजह से तरलता मिलती है? याद करो कैसे? गैप बढ़ता है, क्योंकि असंतृप्त का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आया तो चेन किंक होगी, तो थोड़े दूर दूर होंगे, तो उसे क्या बनी रहती है? तरलता। तो असंतृप्त वसीय अम्लों की कमी हुई तो ठोस हो जाएगी, सॉलिडिटी की ओर बढ़ेगी। समझ पा रहे हो ना पक्का? और फ्लिप फ्लॉप मोमेंट कौन सी? ये कौन करता है? बाई फोस्फोलिपिड।
केवल फोस्फोलिपिड, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, एक लिपिड यहां है एक यहां है, ठीक है, ऐसे हो गए, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट कर गए। अरे समझ रहे हो क्या? ये भी केवल कौन करता है? तो ये तीन मानक है कोशिका की तरलता के, सॉरी कोशिका झिल्ली की तरलता के। सबसे मुख्य कारण क्या है जो पहले लिखा है? बोलो क्या? फोस्फोलिपिड तथा प्रोटीन की पार्श्विक गति। दूसरा असंतृप्त फोस्फोलिपिड। तीसरा फोस्फोलिपिड के लिए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इससे कोशिका झिल्ली की क्या मापी जाती है? तरलता। सही है। अगर कोशिका झिल्ली में ठोस गुण बढ़ते हैं तो ये तीनों कम कर देना। क्या कम होगा? अगर कोशिका झिल्ली किस ओर जा रही है? सोलिडिफाई, मतलब सॉलिड हो रही है, तो फिर क्या होगा? लेटरल मोमेंट कम, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कम, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट कम। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो हाँ कि ना। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारा दिमाग चलता है? दिमाग चलता है मतलब सोच पाते हो ना? एक बार सवाल आया था एम्स में, इसी से रिलेटेड एनालिटिकल सवाल आया था। कैसा सवाल आया था? एनालिटिकल। तो उसमें यह पूछा गया था, कोई तुरंत जवाब नहीं देगा, सबको सोचना है ना, और सोच समझ के फिर जवाब देना है। कुछ जीव हैं जो पोलर रीजन पे रहते हैं। कौन से रीजन पे? जहां पे मतलब उस पोल पे जहां बर्फ पड़ती है, साउथ पोल पे, है ना, या नॉर्थ पे? ठंड कहां पड़ती है, साउथ पे या नॉर्थ पे? दोनों पे? हद करते हो यार। जिस पे भी पड़ती है, पोलर रीजन जो है वहां मतलब जहां बर्फ है वहां क्या रहते हैं? भालू, सफेद भालू रहते हैं ना। हम कहां रहते हैं? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। भूमध्य रेखा कहते हैं ना इक्वेटर को, इक्वेटर पे। तो जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं, दिमाग लगाना अपना, ये होते हैं एनालिटिकल सवाल। पहले नहीं बताते थे हम, क्योंकि पूछता ही नहीं थे ऐसे सवाल। अब इस बार पूछ लिया तो क्या पता ही आ जाए। तो जो लोग इक्वेटर पे रहते हैं, कोई जीव इक्वेटर पे है और कोई जीव बर्फीले पहाड़ों में है, किसकी कोशिका झिल्ली में, दोनों में से किसकी कोशिका झिल्ली में ये तीनों काम ज्यादा होंगे? सोच लो। सोचो बेटा, मैं कह रहा हूं सोचो आराम से। जल्दबाजी क्यों करते हो? जल्दबाजी करते गलत होगी तेरा। नीचे वाला कौन? वो नीचे है, दुनिया तो गोल है। नीचे का मतलब क्या होता है यार? मतलब नीचे वाला। एक जीव जो भूमध्य रेखा पे रह रहे, एक जीव जो बर्फीले पहाड़ों में, हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। क्या रहता है? तो उन दोनों जीवों में किसकी कोशिका झिल्ली में ये काम ज्यादा होंगे? ये सवाल पूछा है मैंने। सोचो, सवाल है सोचने लायक कि यार ये ऐसे गुरुजी मरवाओगे, ऐसे तो कुछ भी पूछ लेगा। हाँ, कुछ भी पूछ सकता है। अरे समझे कि नहीं समझे? इसलिए सोचो जितना सोच सकते हो। बातें आपस में नहीं बात करनी है, वहां कोई बात नहीं करने देगा, है ना बेटा? तो आपको सोचना पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना होगा कि यार क्या हो सकता है और इसके पीछे क्या कंसेप्ट होगा। उस समय टीचर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। भाई मान लो हमने जो बताया, हमने जितनी कोशिश की, ठीक है, अगर उसमें अब अगर उसने कुछ ऐसा सोच लिया जो मान लो अपन पूरी साल नहीं सोच पाए, तो उसका क्या करोगे फिर? हमें दोष दोगे? हमें पता है कि तुम हमें ही दोष दोगे कि, लेकिन दोष देने से क्वेश्चन तो सोल्व नहीं होगा ना। तो हम उस समय हमें गाली देने की बजाय सकारात्मक सोचो कि इसको करना है, बाद में निपटेंगे उससे। सोचो कारण सहित। यस, खड़े हो बताओ। मोबाइल में सर्च नहीं किया ना? हाँ बताओ। हाँ अपने हिसाब से बताना है, तो मैंने अभी आंसर बताया। ज्यादा होगी कैसे? एक मिनट बेटा, उसको बोलने दो। साइबरनेशन, हाइबरनेशन, हाँ। नहीं चलो, वो तो हाइबरनेशन में एनी टाइम थोड़ी रहते हैं, पूरी साल ही थोड़ी हाइबरनेशन में रहते हैं। वो तो तब जाते हैं जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और वहां तो वैसे भी सर्दी रहती है। हमारे पास जब सर्दियां होती हैं तब वहां बहुत ज्यादा सर्दी होती है,
तब वो हाइबरनेशन में जाते हैं। पर जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो वहां भी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, तो उस समय तो हाइबरनेशन में नहीं रहते। तो उस समय के अनुसार बताओ। जब भालू घूम रहा है आराम से, मछलियां खा रहा है, मछलियां होती है क्या वहां? है? अरे पेंगुइन होती है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? वैसे पेंगुइन एक बर्ड है ना, या मछली है? बोलो। छोड़ो छोड़ो, ये तो जनरल नॉलेज है। बर्ड है ना, मछली नहीं है। बताओ। बैठो, ये नहीं कारण है बेटा, अब सुनेंगे ध्यान से आप। क्या कोशिका मोबाइल में सर्च कर रहा है क्या तुम? खड़ा हो। यस। हाँ। क्या कर रहा है पेन से तो? है? ऐसे पेन से सोच रहे ऐसे तो? अच्छा बैठ जा। देखो कारण क्या होगा। हाँ बोल। बैठ जा, बैठ बोल जा। दोनों की इक्वल होगी, ठीक है। अब सुनो, और कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं? हाँ, बैठे बैठे बोल दो। हाँ। हाँ, तरलता बनी रहेगी। टेम्परेचर डिफरेंट मतलब? तो हाँ। हम्म। तो इसका मतलब ये मूवमेंट कहाँ ज्यादा होगी, ये बता। मध्य में, ठीक। ये मूवमेंट भालू में ज्यादा होगी। कहाँ ज्यादा होगी? कारण बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं बोलूंगा भाई। मुझे भी पता है तुम पूछोगे, है ना। अभी मैं ऐसे बोल के चला जाता, भालू में ज्यादा होगी, बोल दिया ना, और ज्यादा होगी, है ना। कारण सुनो। हमें कोशिका झिल्ली की तरलता को बनाए रखने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है क्या? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर सामान्य है। अरे बोलो हाँ कि ना। तरलता अपने आप बनी रहेगी। लेकिन भालू कहां रह रहा है? सर्दी में। कहां रह रहा है? तो अगर उसने कुछ अतिरिक्त प्रयास नहीं किए तो उसकी कोशिका झिल्ली फ्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हो जाएगी ना। क्यों हो जाएगी फ्रीज? तापमान कम है। क्या कम है? वो फ्रीज हो गई तो खेल खत्म। कोशिकाओं की मृत्यु होने लग जाएगी। कोशिकाओं की मृत्यु होगी मतलब भालू भी गया। तो कोशिका झिल्ली की तरलता को बनाए रखने के लिए, बोलो, उसे क्या करना होगा? ये करना होगा, हमसे कम या ज्यादा। समझ पा रहे हो? ये था एम्स का लेवल। किसका लेवल था ये? और इसी लेवल पे पहुंचेंगे हम, पर धीरे धीरे। अभी तुम्हें मैं बीच बीच में ऐसे दे रहा हूं ना, एक एक हिंट, है ना। कुछ दिनों बाद पूरा ही ऐसा हो जाएगा मामला, तब आएगा मजा। बहुत मुश्किल हो जाएगा झेलना तुम्हारे लिए, मैं सही बता रहा हूं मुझे। समझ पा रहे हो? क्योंकि मैं जब अपनी वाले पे आऊं, कंटेंट की बात कर रहा हूं, है ना। तो इसलिए अभी तुम्हें मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, तुम्हें तैयार कर रहा हूं कि तुम तैयार हो जाओ। अभी जैसे ऐसे क्वेश्चन अगर हम करेंगे क्लास में, तभी तो तुम सोचोगे ना। अब रोज ही मैं आके पूरा ही ऐसे पढ़ाने लग जाऊं तो क्या होगा तुम्हारा? समझ रहे हो ना। तो इसलिए हमें उस लेवल तक जाना होगा। अब ये तुमने कभी किसी ने सेल पढ़ी है? सबने आज तक दो दो बार भी पढ़ी होगी, तीन तीन बार भी पढ़ी होगी। कभी कोई सोच पाया ऐसा? सोचो, है ना। मेरे पास कहां से आया? नहीं नहीं, पढ़ा नहीं है मैंने कहीं, लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा ऐसे। मैं कहां पढ़ूंगा? किताबें थोड़ी पढ़ते हैं हम। किताबें पढ़ ली, जमाना हो गया। अब तो तुम ऐसा कुछ पूछते हो। मुझसे एक बार एक बच्चे ने पूछा था ये सवाल। हम नहीं सोचते हैं ऐसा, बच्चे ही सोचते हैं। एसआरजी का बच्चा था, उसने पूछा था कि सर क्या ऐसा होता है? सोचो, वो भी तो दिमाग ही लगा रहा था, है ना। तो उसके जैसा ही कोई पेपर बनाने बैठ गया तो कर सकता नहीं काम। मेन पॉइंट ये है कि कोशिका झिल्ली की तरलता को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? लेटरल मूवमेंट, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और तीसरा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। समझ में आ गई बात? चलो अब लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग क्या डाली थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस हेडिंग डाल के छोड़ दिए थे ना, या कुछ लिखा भी था? केवल हेडिंग। चलो सबसे पहले आपको लिखना है सैंडविच मॉडल।
सैंडविच, टी लगेगा क्या सैंडविच में? या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना, तो टी लगती तो वो हो जाएगी चुड़ैल, है ना? विच ऐसा ही कुछ वर्ड होता है ना उसके लिए, क्या बोलते हैं इंग्लिश में चुड़ैल को? है विच जैसा भी वर्ड होता है कुछ, WITCH, हाँ वही तो। गजब कर रहे। सैंडविच मॉडल ये दिया गया डैनियल एंड डायवसन, DAV, डायवसन, डैनियल और डायवसन द्वारा। इनके अनुसार कुछ ऐसा होता है। साथ साथ लिखना है, पहले बता देता हूं। समुद्र में तैरते हुए आइलैंड, ऐसा तो फ्लूइड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, पर यहां तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोलो क्या है ये येलो वाले क्या है? प्रोटीन, मतलब ब्रेड। अरे सैंडविच के अकॉर्डिंग तो यही होगा ना, ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड और बीच में प्रोटीन, प्रोटीन और ये लिपिड। तो कितनी लेयर बन गई बोलो? 3 लेयर। सैंडविच में कितनी लेयर होती है? 3, और 3 से ज्यादा भी हो सकती है। अरे हाँ कि ना? तो 3 लेयर। उन्होंने कहा कि इसकी मोटाई, थिकनेस 75, 75 एंगस्ट्रॉम। फैन बंद कर दूं? करता हूं बेटा। कौन सा बंद हुआ? हो गया? और कुछ चाय वाय मंगाऊं? नहीं। हो गया बेटा? एक शेड्यूल में छोटा सा चेंज आपको देखने को मिल सकता है, या तो कल से या मंडे से, है ना? मैं 2-4 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूं, तो मेरी जगह सर आएंगे जो आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ाएंगे, क्योंकि वो 3-4 लेक्चर का है और 3-4 लेक्चर में वो हो जाएगा आराम से।
है ना। तो और उसके बाद आती मैं जहां मैं छोड़ूंगा वहीं से मैं शुरू कर दूंगा, समझ गए ना। तो क्योंकि और कोई टॉपिक है नहीं ऐसा जो 3-4 लेक्चर में हो जाए। वो बोले बायोमोलिक्यूल नहीं, मैंने बायोमोलिक्यूल मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। है ना। और वो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है तो तुम कर भी लोगे, मतलब सर भी अच्छा पढ़ाएंगे, उसमें तुम इजी सा है वो, है ना। क्या हेल्थ एंड 4 लेक्चर में हो जाएगा? बहुत 10 लेक्चर 15 लेक्चर का टॉपिक है, 4 में कैसे हो जाएगा? 7-8 सवाल आते हैं उससे, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से। क्या बेटा? सिंपल है। नहीं, तो माइक्रोब्स वाला ज्यादा सिंपल है ना, है ना। तो वो इसलिए वो बोटनी का है ना, तो बोटनी वालों को लेक्चर देंगे। हो गया इतना। तो देखो अब दूसरा, इसके बाद जो है वो आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसके बाद मैं मतलब बोर हो जाओगे तुम मुझसे पढ़ते पढ़ते, इतना लंबा चलूंगा मैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन द्वारा दिया गया। रॉबर्टसन। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब खत्म हो जाएगी ना तुम्हारी, उसके भी काफी समय बाद जाऊंगा मैं तुम्हारी क्लास से, लगभग। जेनेटिक्स तो इसके बाद, सेल बायो के बाद जेनेटिक्स शुरू करूंगा, फिर प्लांट फिजियो, और फिर डाइवर्सिटी, है ना। इसलिए 2-4 दिन के लिए बीच में सर को भेज देता हूँ, है। 100 लेक्चर के आसपास पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। बोटनी की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रुकेगा। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ये मुझे नहीं पता, पर मैं उसकी वजह नहीं बनूंगा। मतलब तुम एग्जाम देने के बाद ये नहीं कह पाओगे कि इसकी वजह से रुक गया। जो पुराने वाले बच्चे हैं वो बोल सकते हैं ऐसा, अगर उनको ऐसा लगा हो तो। है, जेनेटिक्स के सवाल गलत करके आई तू, है ना। नहीं मैंने अच्छा पढ़ाया वो तो मुझे पता है, मैं अच्छा तो पढ़ाता हूँ, लेकिन तुम सही करके आए कि नहीं करके आए वो बताओ, है ना। गलत तो हो ही नहीं सकते, नहीं होंगे तुमसे गलत। ये जो पेडिग्री वाला सवाल आया था ना, पूरे कोटा में किसी की हिम्मत नहीं हुई उसका एक आंसर दे दे, मुझे छोड़कर। पीडब्ल्यू ने उसका आंसर एक दिया, वो भी 1/2 गलत। 6 टीचर ने मिलकर दिया था जो। एलन ने उसके 2 आंसर दिए, एक तो 1/2 और एक 1/4। और जो यहां से तुम्हारे साथ धोखा करके गए थे उन्होंने भी 2 आंसर दिए, जिसको जेनेटिक्स में सबसे बड़ा नाम माना जाता है, 1/2 1/4। मैंने जब एक आंसर दिया तो यहाँ के लोगों ने कहा कि तू क्यों रिस्क ले रहा है, मुझे पता है कि आंसर यही आएगा इसका। नहीं तो अगर आंसर गलत आता तो तुम्हें पता भी नहीं कि मेरे साथ क्या होता। अरे हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है कि अन अकेडमी ने जो आंसर की निकाली उसमें एक भी करेक्शन नहीं है, सिंगल करेक्शन नहीं है। बायो में जितनी हमने जो आंसर की निकाली थी, एग्जैक्ट एनटीए से मैच करती है पूरे कोटा में, किसी की भी मैच नहीं हुई, केवल हमारी मैच हुई है। तो रिस्क तो थी ना इसमें। अगर गलत होती तो वहां बेंगलोर से फोन आते, सर ऐसे कैसे। ऑल ओवर इंडिया में नाम खराब होता भाई, कि उन्होंने वहां से आंसर की जारी की थी वो तो गलत निकली, उसमें तो करेक्शन थे। समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, पर मैंने लिया, कि मुझे पता था कि इसका आंसर 1/4 ही जाएगा। और जिनको मैंने पेडिग्री पढ़ाई थी वो 1/4 ही करके आए थे। अगर कोई गलती से 1/2 करके आया तो वो गलत करके आया। 1/4 ही करके आए थे क्या? 1/4 है ना। और उसका 1/4, अब कुछ लोग चैलेंज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा, उसका आंसर हमेशा 1/4 ही रहेगा, है ना। तो साथ साथ तुम्हें बस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। हटा देखो इसको, इसमें लिखो तुम, 2 लाइनें लिखनी है बस। इन्होंने बताया कि, रॉबर्टसन ने, इन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली का कोशिका झिल्ली का संरचनात्मक संगठन, कोशिका झिल्ली का संरचनात्मक संगठन
हर जगह समान होता है। ब्रैकेट में लिखो, कोशिकांगों में भी, कोशिकांगों में भी। इसका मतलब ये हुआ, देखो सुनो, इस दुनिया में जितनी प्रकार की कोशिकाएं हैं, जहां कहीं भी हैं, सबकी कोशिका झिल्ली का संरचनात्मक संगठन समान है। समझ रहे हो बात को? इवन जो कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, उन पे भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसका भी संरचनात्मक संगठन ऐसा ही है, लेकिन रासायनिक संगठन नहीं। क्या नहीं? वो फ्लूइड मोजेक मॉडल में बढ़ेंगे। इसका ड्रॉबैक यही है, लिख दो यही इसका ड्रॉबैक। ड्रॉबैक को हिंदी में क्या कहते हो? कमियां। हाँ, तो कमी क्या है कि ये चयनात्मक पारगम्यता के बारे में नहीं बता पाए। चयनात्मक पारगम्यता के बारे में नहीं बता पाए। फिग वाला क्वेश्चन किसने अटेम्प्ट किया था नीट वाले पेपर में? फिग वाला, अंजीर वाला, सही हुआ किसी का? दोनों गलत। सही हुआ? तुमने क्यों नहीं किया? तो गलत हुआ तो मतलब तुमने क्या दोनों गलत? किन की आंसर की से? किन की आंसर की से? वो वाले छोड़ के गए जो थे, उन्होंने गलत आंसर दिया उसका। सोच के देखो, जिसको केवल उस सब्जेक्ट के लिए जाना जाता है ना, फिग वाले क्वेश्चन का भी आंसर उन्होंने गलत दिया था। अभी भी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पड़ी है, देख लेना, है ना। मैंने दिया था, मैं नाम लेके भी बोल सकता हूं कि मैं डरता नहीं हूं किसी से, पुराने बच्चे जानते हैं ना। गलत था तो था, है ना। हमने सही दिया तो दिया, हम कहेंगे बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि हाँ हमने सही किया था। और जब हम गलत करेंगे तो तुम चिल्ला चिल्ला के कहना कि आपने गलत किया था। सही बात है ना। देखो, तो रॉबर्टसन के मॉडल के बाद अब हेडिंग डालो फ्लूइड मोजेक मॉडल। फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल 1972 में दिया गया। हिंदी भी लिख लेना साथ में, तरल मोजेक मॉडल। सिंगर तथा निकोलसन द्वारा दिया गया। इनके अनुसार जैसे आइलैंड इन ओशियन होते हैं, तो आइलैंड हुआ प्रोटीन, क्या हुआ? और ओशियन हुआ, बोलो क्या? फोस्फोलिपिड। क्या हुआ? तो इनके अनुसार अनुसार कोशिका झिल्ली कैसी होती है बोलो? इनके अनुसार जैसे आइलैंड इन ओशियन होते हैं, वैसे बोलो इधर फोस्फोलिपिड में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन। समझ जाओगे ना इससे? अरे हाँ या ना। जो मोजेक पैटर्न होता है कोशिका झिल्ली में, मोजेक पैटर्न किसका होता है? अरे मोजेक का मतलब समझते हो क्या? मोजेक का मतलब नहीं, बोलो। मोजेक का मतलब नहीं समझते? मनी प्लांट देखा है? उसकी पत्ती देखी हो, प्लांट देखा तो पत्ती भी देखी होगी। उसकी पत्ती में मोजेक पैटर्न देखने को मिलता है। पत्ती होती है हरे रंग की, किस रंग की? पर उसमें बिखरे हुए रहते हैं
पीले रंग के धब्बे, तो उसको मोजेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तो जैसे समुद्र में क्या बिखरे हुए हैं? आइलैंड। वैसे ही फोस्फोलिपिड के समुद्र में क्या बिखरे हुए हैं? प्रोटीन। तो बिखरा हुआ कौन दिखाई दे रहा है? प्रोटीन। समझ पा रहे हो? तो मोजेक पैटर्न जो होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? प्रोटीन का। इनके अनुसार जो कोशिका झिल्ली के मुख्य संगठक हैं वो कौन है? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन, फोस्फोलिपिड, प्रोटीन और फोस्फोलिपिड। मुख्य तो ये दो ही है ना? अरे हाँ कि ना? और साथ में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कोलेस्ट्रॉल नहीं? फिर नहीं ले सकते, लिख नहीं सकते यहां, क्योंकि केवल जंतु कोशिकाओं में है। तो आप जंतु कोशिकाओं के अनुसार नहीं पढ़ रहे हो, आप जो यूनिवर्सल है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो ना, सबके अकॉर्डिंग। जो केवल पाथवे में उसको अलग, जंतुओं में उसको अलग से लिखेंगे। प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? बोर्ड पे आओ, कंट्रोवर्शियल सवाल आ रहा है। प्रोटीन होता है 58 से 59%। फोस्फोलिपिड होते हैं 40%। ये होते हैं 1 से 2%। मुझ पे शक करने की कोशिश मत करना, यही सच है। क्योंकि इधर सुनो, मैंने आरबीसी का नाम नहीं लिखा है। तुम जो बोल रहे थे वो किसका बोल रहे थे? मैं जो बोल रहा हूं वो औसतन। क्या बोल रहा हूं? अब मैंने याद रहो, मैंने बताया था कि कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन और लिपिड की मात्रा होती है वो भिन्नता दर्शाती है। क्या दर्शाती है? दर्शाती है ना? पर तो एवरेज तो निकालना पड़ेगा, ये एवरेज है। क्या है बेटा ये? तुमने जो एनसीईआरटी में पढ़ा वो किसका है? तो वो तभी बोलोगे जब आरबीसी लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो? आरसीबी नहीं, आरबीसी। आरबीसी। आरबीसी में प्रोटीन 52%, फोस्फोलिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं 8%। अरे बोलो, आरबीसी में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं क्या? बताओ कहां पाए जाते हैं? तू बता, खड़ी हो जा, कुछ पिछले साल का याद कर। मल्टीपल एलिलिज्म, एबीओ रक्त समूह। अब बता। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे कैसे भूल सकते हो? इतना तो भूलने लायक चीज ही नहीं थी वो। तुम्हारा रक्त समूह क्या है? पता ही नहीं तेरे को? ब्लड ग्रुप क्या है? बाइक से आती है, स्कूटी से, मतलब किससे आती है? और कभी गिर गई तो फिर वहां मान लो चोट लग गई, ब्लड की जरूरत पड़ गई, तो कुछ भी चढ़ा देंगे क्या? पता होना चाहिए ना। पता किस किस को नहीं पता है? अरे तुम 2025 में जी रहे हो, ब्लड ग्रुप नहीं पता यार? होना चाहिए पता भाई। ये तो पता ना कैसे डिसाइड होता है? जो मैंने पढ़ाया था ना कि आरबीसी की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की चेन पाई जाती है। तो अंतिम शर्करा कौन सी होगी यही निर्धारित करती है कि तुम्हारा रक्त समूह कौन सा होगा। याद आया? तो है कि नहीं शर्करा? बैठ जा। शर्करा होती है कि नहीं होती? है ना? कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होती है, जिनका बी होता है उनमें गैलेक्टोज होता है, जिनका ए बी होता है उसमें दोनों होते हैं, जिसका ओ होता है उसमें कुछ नहीं होता। रक्त समूह में पढ़ते हैं ना अपन। चलो उधर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। फिर यहां लिख देना, ये लिखो, फिर उसके बाद लिखना तुम।
लिखो, कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन भिन्नता दर्शाता है। यहां धीरे से दबाओ, देखो कील निकल रही है तो बैठ जाएगा तो इस पे। वो तो मैंने देख लिया, इसको ले जाओ ना, और क्या, इसको ले जाओ, चाय भी मंगवा देना ना। एसिड सर में इतना वेट नहीं है, वो फिर भी हो जाएगा एडजस्ट। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, भिन्नता दर्शाता है, लिख दिया है पूरा, है ना, कि रासायनिक संगठन जो है वो भिन्नता, मतलब अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड की प्रतिशतता अलग अलग होगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल दो, फोस्फोलिपिड। या इसे फोस्फो ग्लिसराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोस्फोग्लिसराइड। क्या कहा जाता है, बोलो? फोस्फोग्लिसराइड। ये क्या होता है? सुनो, इधर बोर्ड पे देखो, थोड़ी सी केमिस्ट्री काम आएगी इधर। जब ग्लिसरॉल के साथ, किसके साथ जुड़ता है? फैटी एसिड। क्या जुड़ता है? ग्लिसरॉल के साथ जुड़ता है कौन? फैटी एसिड। तो बनता है ईस्टर बॉन्ड। क्या बनता है, बोलो? बनता कि नहीं बनता? ईस्टर बॉन्ड जब बनता है तो क्या निकलता है? H2O। अरे यार, एस्टर बॉन्ड बनेगा तो पानी निकलेगा ना। तो इनके जुड़ने से जो बनता है, ये प्लस लगा के देखता हूं, इनके जुड़ने से जो बनता है उसे कहते हैं ग्लिसराइड। क्या कहते हैं, बोलो उसे? समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? ग्लिसरॉल सबको नहीं आया ना? बोलो हाँ या ना? नहीं, हाँ, ऐसे पूछना सीखो। देखो, ये है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH। इसे ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ी सी केमिस्ट्री, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अब जो ये फैटी एसिड होते हैं, क्या होते हैं? ये फैटी एसिड जो होते हैं, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होते हैं? तो ये देखो, ये फैटी एसिड है, तो इस फैटी एसिड में जैसे यहां ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? एसिड अपना OH देगा। अरे, एसिड अपना, यहां से OH कौन देगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल अपना OH देगा या एसिड देगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी लास्ट ईयर, तो इतनी सी तो याद होनी चाहिए। पढ़ाई भी एसिड सर ने थी, तो उन्होंने बोला होगा ना कि एसिड अपना OH देगा, नहीं बोला? तो तुझे नहीं पता ये बात, चश्मे वाले? है, कौन देगा? जब OH देगा यहां पर तो कौन देगा? एसिड देगा। अल्कोहल नहीं देगा अपना OH, तो कौन देगा? तो क्या बचा? अरे, इधर से H गया, इधर से OH गया, क्या बचा? एटम। ये देखो, ये कौन सा बॉन्ड बन गया? ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बन गया? और ये बन गया मोनोग्लिसराइड। क्या बन गया? एक और फैटी एसिड जुड़ सकता है? अरे बोलो ना इधर। तो डाइग्लिसराइड। एक और जुड़ सकता है? ट्राइग्लिसराइड। कभी टेट्राग्लिसराइड का नाम सुना है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके साथ केवल कितने ग्लिसरॉल जुड़ सकते हैं? एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ सकते हैं, तो ज्यादा ज्यादा कितना होगा? ट्राइग्लिसराइड। क्या होगा?
तो ये क्या हुआ, ये क्या था, ग्लिसरॉल, क्या जुड़ा इसके साथ, फैटी एसिड, क्या बनाकर, ईस्टर बॉन्ड बना, बोलो हाँ कि ना, तो उसे क्या नाम दे दिया, इसे एक दूसरा नाम दू क्या, एस्टेरिफाइड फैटी एसिड, ये लो, बोलो हाँ या ना, एस्टेरिफाइड फैटी एसिड बोल सकते हैं ना, ये भी इसे कहा जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करें आगे, तो देखो फोस्फोलिपिड जो है, फोस्फोलिपिड में, फोस्फोलिपिड एक कॉन्जुगेटेड लिपिड है, कौन सा लिपिड है, कॉन्जुगेटेड लिपिड। फोस्फोलिपिड इज द मोस्ट abundant लिपिड इन, मैं हिंदी में लिखवा दूंगा, प्रोटोप्लाज्म, सुनेंगे ध्यान से, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला लिपिड, बोलो, अरे आंसर बोलो नर्सरी क्लास की स्टोरी पढ़ा रहा हूं, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला लिपिड कौन सा, फोस्फोलिपिड। और कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला फोस्फोलिपिड कौन सा, लेसिथिन, कौन सा, लेसिथिन क्या है, फोस्फोलिपिड है, क्या है, जो कोशिका झिल्ली में सबसे ज्यादा पाया जाता है, कोशिका झिल्ली में सबसे ज्यादा। तो फोस्फोलिपिड कैसा लिपिड है बोलो, कॉन्जुगेटेड लिपिड, जिसके उदाहरण लिख रहा हूं, लेसिथीन, बोलो, सिफेलिन, लेसिथीन और, लिख दो फटाफट, कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला फोस्फोलिपिड, संयुग्मी, संयुग्मी मैं लिख रहा हूं, गलत मत लिखना, हिंदी सीख ली भैया मैंने, संयुग्मी, पिछली बार ये हिंदी मीडियम वाले बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा, नीचे वाला बता रहा हूं, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला लिपिड, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला लिपिड,
कोशिका में, कोशिका झिल्ली में भी यही होता है और कोशिका में भी यही होता है सबसे ज्यादा। कोशिका झिल्ली के अंदर भी सेल में सेल ऑर्गेनेल है ना, वहां भी कोशिका झिल्ली है ना, तो वो तो साइटोप्लाज्म में आएगा, तो इसलिए उसको, है ना। हटा दूं? देखो, ये तो होता है हेड, और ये होती है टेल। हेड और टेल वहां किंग करेगी जहां डबल, तो ये जो है इसे आप कह रहे हो हेड, और ये जो है वो बोलो टेल। सुनते जाओ, पहले लिखना मत साथ साथ, बहुत समझने वाली बात है। हेड जो है वो पोलर होता है, बोलो कैसा होता है? हिंदी में लिख सकने, बाद में लिख सकना ध्रुवीय, कैसा होता है? और ये होता है अध्रुवीय, नॉन पोलर। टेल कैसी होती है बोलो? नॉन पोलर, है ना। जो पोलर है वो जल रागी होगा, कैसा होगा? जो नॉन पोलर है जल विरागी। विराग समझते हो ना, वो विराग का मतलब अलग है, ये विरागी अलग है। तो यहां कहेंगे इसे हाइड्रोफिलिक, और ये डरता है, फोबिया, हाइड्रोफोबिक। तो टेल कैसी होती है बताओ? हेड कैसा होता है? अब क्योंकि फोस्फोलिपिड में दोनों पार्ट है तो कैसा हो गया? उभयधर्मी। कैसा हो गया? हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। टेल कैसी है? हेड में क्या क्या होता है? हेड में क्या क्या होता है? ग्लिसरॉल, बोलो, प्लस फोस्फोरिक एसिड, क्या? प्लस नाइट्रोजन यौगिक, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। क्या बेटा? नाइट्रोजिनस कंपाउंड। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये नाइट्रोजिनस कंपाउंड, अगर मैं बात करूं लेसिथीन की, क्या है ये लेसिथीन? फॉस्फोलिपिड और सिफेलिन। अगर मैं लेसिथीन की बात करूं तो लेसिथीन में नाइट्रोजिनस कंपाउंड पाया जाता है कोलिन, बोलो। सिफेलिन में पाया जाता है इथेनोल एमाइन। नाइट्रोजिनस कंपाउंड कोलिन, अब ठीक है ना, और इथेनोल एमाइन, समझना आसान रहेगा। ये दोनों क्या है बोलो? है ना। ये किस में पाया जाता है? लेसिथीन में, समझ जाओगे ना अब। और ये पाया जाता है बोलो सिफेलिन में। तो कौन से फोस्फोलिपिड में कौन सा नाइट्रोजन यौगिक होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये क्या है? संतृप्त वसीय अम्ल, और ये असंतृप्त वसीय अम्ल। क्या होते हैं ये? लॉन्ग चेन ऑफ वसीय अम्ल। क्या होते हैं बोलो? हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन, कितनी बार बोलो यार? लॉन्ग चेन ऑफ, और लास्ट में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह। क्या होता है? ब्लू टी शर्ट में। वसीय अम्ल क्या होते हैं? क्या कर रहा था तुम? वसीय अम्ल में लिपिड होता है।
कर क्या रहा था तू, ये बता। ध्यान नहीं था ना इधर। अब देख क्या होता है। वसी अम्ल में लिपिड नहीं होता, लिपिड में वसी अम्ल होता है। सब कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। क्या होता है बोलो। वसी अम्ल क्या है? हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला। क्या है ना। और हाइड्रोकार्बन जल में तुम अघुलनशील होते हैं। क्या कर रहे हैं यार, कल से चिल्ला रहा हूं। क्या होते हैं? तभी तो ये हाइड्रोफोबिक होगा। बैठ जा बेटा। क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। समझ पा रहे हो ना ये बात? लिख दो फिर। तुम्हारे भाई बहन भी यहीं पढ़ते हैं क्या? तुम्हारे तुम्हारे तो एक भाई और एक बहन यहीं पढ़ते हैं। हिंदी में था, वो इंग्लिश में चला गया था। तुम्हारा भाई है वो? नहीं, ये नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम में से किसके भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं? एक 12वीं में है। झूठ बोल गया क्या वो? है? यही बताया उसने, हिंदी मीडियम में, मास्टर प्रो 1 में। तीन भाई बहन है, वो सिबलिंग है, तीनों यहीं पढ़ते हैं। एक मास्टर प्रो 1 में है। आप हो। और वो बाकी कहाँ है? हैं? यहाँ है क्या? अन अकेडमी में, कोटा में। एक 12वीं में है। तो कौनकर में है दोनों? जो हिंदी में था, 12th हिंदी से की थी, इंग्लिश में चला गया। इतनी देर से ही तो पूछ रहा हूँ। चाय पियोगे? हैं? बता। पियोगे चाय? 100 रुपए लगेंगे चाय के। शास्त्री, मैं भी ला रहा हूँ तो 100 रुपए तो लगेंगे ना। वो अंकल थोड़ी पिला रहे हैं।
हो गया? नेक्स्ट लाइन से लिखो। कोशिका झिल्ली की तरलता, कोशिका झिल्ली की तरलता फिर समानुपाती का निशान लगाओ। ये होता है क्या समानुपाती? अरे मेरे भाई मरवा हो गया यार। समानुपाती उसने ऐसे लिख दिया चार टोटल, ये भी होता है क्या? समानुपाती। आगे लिखो, असंतृप्त वश्य अम्लों की मात्रा, असंतृप्त वश्य अम्लों की मात्रा। ठीक है, अब हेडिंग डाल के छोड़ दो प्रोटीन। नेक्स्ट क्लास अगर कल हुई तो कल ही हम प्रोटीन के बारे में पढ़ के सेल मेम्ब्रेन खत्म कर देंगे, नहीं हुई तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी क्लास में पढ़नी है। मैं बोल दूंगा सर को, और अगर नहीं पढ़ाएं तो बोलना, वीडी सर पढ़ाएंगे। बोलेंगे तो मैं बोल के जाऊंगा कि क्लास में पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, मैं कह के जा रहा हूँ ना। अगर नहीं पढ़ाएं तो तुम मुझे बताना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। पढ़ाएंगे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं सच में बता रहा हूँ। अब तुम देख, आने के बाद पूछूंगा मैं तुमसे तो बता देना कि हाँ सर क्या रहा। समझ गए ना? खड़े हो जाओ, ये मास्टरों के लिए है।